हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 10 की सोशल स्टडीज़ से पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं हम, जो कि हम आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी चैप्टर्स से लिए गए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बारी इन वीडियोज़ को ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है, हमें वो बताना है। तो वहाँ पर इसका आंसर होगा डच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में कौन सा समुदाय अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध है और शक्तिशाली है। ऐसा कौन सा समुदाय है जो अधिक समृद्ध है और शक्तिशाली है? तो वो है फ्रेंच बोलने वाला समुदाय, राइट। और कौन सी सरकार है जो बेल्जियम में शिक्षा और संस्कृति से संबंधों को दिखाती है? मतलब कौन सी ऐसी सरकार है जो कि बेल्जियम में शिक्षा और संस्कृति से जो संबंध है ना वो दिखाती है? तो वो है सामुदायिक सरकार, ठीक है। और श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषा वाले जो लोग होते हैं वो किस धर्म को मानते हैं? वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 1970 और 1993 के बीच जो बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए हमें ये बताना है। तो उस समय 4 संशोधन हुए थे। और सिंहली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया था? तो श्रीलंका में, जैसे आप सभी को पता होगा, बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया था। उन 2 देशों के नाम बताने हमें जिनकी समस्या जो है वो बेल्जियम के साथ मिलती है। तो फ्रांस और जो लग्जमबर्ग है वो ऐसे 2 देश हैं जिनकी जो समस्याएं हैं ना वो बेल्जियम से मिलती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? वो है बौद्ध धर्म। और नेक्स्ट हम देखते हैं, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो ब्रुसेल्स में है। और किसी पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी? ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसको स्थापना ना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके उसके बाद की गई थी? तो वो थी भारतीय जनता पार्टी, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी एक प्रांतीय दल का हमें नाम बताना है। तो सिक्किम लोकतंत्र मोर्चा या मिजो नेशनल फ्रंट, ओके। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व था। किसी देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो एक राजनीतिक दल ही होती है जो किसी भी देश में कानून निर्माण में भूमिका निभाती है। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आज देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने वाले विभिन्न प्रावधान जो हैं वो कौन है? कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है और भारत में ना सभी धर्मों को एक समान महत्व दिया जाता है, और प्रत्येक जो नागरिक है उसको अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की संपूर्ण स्वतंत्रता है। किसी के ऊपर यहाँ पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। भारत में कोई भी अपने इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और भारत में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है। और भारतीय संविधान जो है वो धार्मिक भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है। अगर किसी के बीच में धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है तो वो हमारे संविधान में असंवैधानिक घोषित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो भारत सरकार है उसने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। जैसे कि बेटी बचाओ, आप सभी को पता होगा, दहेज को अवैध घोषित करना, पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर हक होना हक दिलवाया है भारत सरकार ने, और जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको एक अपराध घोषित किया है। समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान लाया है कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉय और गर्ल अगर समान काम एक ही काम कर रही है तो बॉय को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, गर्ल को कम। तो यहाँ पे हमें ऐसा प्रावधान लाया गया है कि दोनों को वेतन परिश्रम जो है वो बिल्कुल इक्वल मिलेगा। और नारी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे बेटी बचाओ देश बढ़ाओ, है ना, ऐसे योजनाएं लाई गई हैं भारत सरकार द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी
जातिगत असमानताएं जारी हैं। हमें ये बताना है कि कैसे जो भारत है वहाँ पे अभी भी असमानताएं जो हैं जातिगत, वो अभी भी जारी हैं। तो आप ऐसे बता सकते हैं कि आज भी हमारे देश में कुछ जातियों के साथ छुआछूत होता है, ठीक है, और आज भी अधिकतर लोग ना अपनी जाति या कबीले में ही विवाह करते हैं। अभी भी बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि वो अपने जातियों में ही शादी करें, ठीक है। और कुछ जातियां अधिक उन्नत हैं तो कुछ खास जातियां अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं, और कुछ जातियां जो हैं उनको उनका अभी भी शोषण होता है, ठीक है। और चुनाव अथवा जो मंत्रिमंडल होता है उसके गठन में जातीय समीकरण को बड़े ध्यान में रखा जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये कुछ बातें हैं जो बताती हैं कि भारत में ना अभी भी जो जातिगत असमानता है वो जारी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूपों को हमें बताना है। तो जो सांप्रदायिक होती है उसकी जो राजनीति होती है उसमें विभिन्न रूप होते हैं ना, हमें उसका वर्णन करना है। तो पहले कि कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग, ठीक है, धार्मिक आधार पर मतों का ध्रुवीकरण धर्म के आधार पर होता है, लोगों को चुनाव में प्रत्याशी घोषित करना, सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा होता है, सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता, सांप्रदायिकता के आधार पर ही राजनीतिक दलों का अलग अलग खेमों में बंट जाना। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप। अगर ये हो रहा है तो ये क्या है, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो नारीवादी आंदोलन है वो किसे कहा गया है, नारीवादी आंदोलन, और इसकी जो है हमें विशेषता और प्रभाव बताने हैं। तो जो महिलाओं के राजनीति और जो वैधानिक दर्जे होते हैं ना उनको ऊंचा उठाना, उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग, रोजगार में जीवन में बराबरी, ठीक है, मांग, और ये इन सब को लेकर जो आंदोलन किए जाते हैं ना उन्हीं को नारीवादी आंदोलन किए जाते हैं। जो आंदोलन नारियों के लिए, नारियों की समानता के लिए, रोजगार में बराबरी का हक के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, तो ये सारे जो आंदोलन किए जाते हैं वो क्या होते हैं, नारीवादी आंदोलन होते हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये क्या होता है, यह आंदोलन ना महिलाओं के राजनीतिक अधिकार और जो सत्ता है उन पर पकड़ की वकालत करता है। इसमें महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर कैद रखने और घर के सभी कामों का बोझ डालने का विरोध शामिल है। इस नारीवादी आंदोलन में क्या होता है कि जैसे होता है ना, महिलाओं के ऊपर ही सारा बोझ आ जाता है घर का, ठीक है, तो इसके खिलाफ इसका विरोध किया गया है नारीवादी आंदोलन में। और ये जो पितृसत्ता होता है ना परिवार, उसको मातृ सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर होता है। पितृसत्ता में क्या होता है कि जो पिता होता है वही जो है वही वहाँ का मेन मुखिया, एवरीथिंग वही काम करेगा। पर इस नारीवादी आंदोलन में क्या होता है, पितृसत्ता को मातृ सत्तात्मक बनाने की ओर अग्रसर किया गया है। और महिलाओं की जो शिक्षा है वो देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके व्यवसाय, सेवा आदि का समर्थक करता है। और यह जो है महिलाओं के हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। नारीवादी आंदोलन जो है उसमें अगर महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार का शोषण हो रहा है तो यह उसका विरोध करता है, नारीवादी आंदोलन। तो ये नारीवादी आंदोलन की कुछ विशेषताएं थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता के उपरांत महिलाओं की स्थिति में जो है कुछ सुधार हुए हैं, परंतु वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। इस कथन को हमें बताना है। सुधार तो हुए हैं स्वतंत्रता के बाद, परंतु वो अभी भी पुरुषों से पीछे हैं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ तथ्य देने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो साक्षरता की दर है वो महिलाओं में केवल 54% है, और जबकि पुरुषों में कितनी है, 76%। और ऊंचा वेतन और ऊंची स्थिति के पद में ना ज़्यादातर पुरुषों को ही देखा जाता है, महिलाएं बहुत पीछे हैं इस मामले में। अगर ऊंचे वेतन की बात करें और ऊंची स्थिति में हम बात करें तो अभी भी असमान लिंग अनुपात, पुरुषों की ज़्यादा अनुपात लिंग और गर्ल्स की कम है ना। अभी भी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केवल 933 ही है। और घरेलू और सामाजिक उत्पीड़न, जनप्रतिनिधि संस्थाएं में कम भागीदारी लेना, ये सभी क्या है, ये बताते हैं कि महिलाएं जो हैं अभी भी पिछड़ी हुई हैं पुरुषों से। और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आर्थिक आत्मनिर्भरता कम है अभी भी। महिलाओं के अंदर भी जो आत्मनिर्भरता होता है ना वो पुरुषों के अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भी जो भारतीय हैं उसमें महिलाएं जो है वो पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की विशेषताएं हमें बतानी है, जो कि देश की आबादी में उनके प्रतिशत को भी बताना है। तो जो अनुसूचित जातियां होती है ना
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ। तो जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं, ये वे जातियाँ होती हैं जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में उच्च जातियों से अलग और अछूत मानी जाती हैं। जो हिंदू सामाजिक होता है ना, उसमें जो उच्च जातियाँ होती हैं उनसे अलग है और उनसे अछूती मानी जाती है, उनको हम कहते हैं अनुसूचित जातियाँ। और ये क्या है, दलितों के रूप में मानी जाती हैं तथा जिनका अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। जैसे सामान्य व्यक्ति का विकास हुआ है, उस तरह से अनुसूचित जातियों का विकास नहीं हुआ है। और अब हम आते हैं अनुसूचित जनजातियाँ। ये एक ऐसा समुदाय है जो साधारणतः पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है और साथ ही उनका विकास जो है वो नहीं हुआ है। और जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं ना, उनका प्रतिशत 16.2% है तथा जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं उसका 8.2% है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं जो वो हिंदू समाज में ही आती हैं, परंतु उनको अलग से अलग और छुआछूत वाला माना जाता है, उनको दलित कहा जाता है, पिछड़े जाति की, ठीक है। परंतु जो अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं वो क्या होते हैं, वो पहाड़ों में रहते हैं और जिनका सामान्य समाज के साथ ज़्यादा मेलजोल नहीं होता है। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है भारत में बहुत ही अधिक डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग रहते हैं। तो हमें यही बताना है कि ऐसा क्यों है कि हम भारत में जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ऐसे होएगा कि किसी एक संसदीय चुनाव में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कोई भी संसदीय चुनाव है उसमें किसी एक ही जाति के लोगों का बहुमत नहीं होता, मिले जुले लोगों का एक मिले जुले जाति के जो लोग होते हैं उनका बहुमत होता है। और कई बार क्या होता है, एक ही जाति का उम्मीदवार जो है ना वो सफल हो जाता है, लेकिन जो दूसरी बार वह हट जाता है। और जाति के अलावा सरकार का काम, नेताओं के लोकप्रियता भी चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केवल कास्ट ही नहीं, वो नेता कितना लोकप्रिय है ये भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चुनाव के नतीजे घोषित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन से 3 प्रावधान हैं जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था, एक बार फिर से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में ना किसी भी विशेष धर्म को राजकीय धर्म नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान में सभी नागरिकों समुदायों को किसी भी धर्म को पालन करने का प्रचार दिया गया है अधिकार, ठीक है। और भारतीय संविधान जो है धर्म पर आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता और जातिवाद उसमें क्या अंतर होता है, हमें ये बताना है। तो जो सांप्रदायिकता होता है, एक संप्रदाय अपने को दूसरे संप्रदाय से जब श्रेष्ठ समझने लगता है, वो ऐसा समझने लगता है कि उनका संप्रदाय से अच्छे हम हैं, उनसे बेहतर हम हैं, तो वो सांप्रदायिकता होता है जो लोकतंत्र के मार्ग में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, सांप्रदायिकता। और जातिवाद क्या होता है कि जातिवाद एक भावना है जिससे प्रेरित होकर ऊंची जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं। इससे भी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें समाज को प्रभावित करती है। तो ये जो सांप्रदायिकता और जातिवाद है ये लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा बाधा डालते हैं, प्रभावित करते हैं। परंतु इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो सांप्रदायिकता होता है ना उसमें एक समाज अपने को दूसरे समाज से श्रेष्ठ समझने लगता है, परंतु जो जातिवाद होता है उसमें क्या होता है, जो उच्च जाति के लोग होते हैं ना वो निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं, तो वो होता है जातिवाद। तो आई होप कि आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि जो भारत सरकार है उसने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, दहेज को अघोषित करना अवैध, ठीक है, कानून बनाकर परिवार संपत्ति में औरतों को बराबर हक देना, शिक्षा वगैरह के लिए तो सारी प्रशिक्षण देने के लिए सारे प्रावधान किए गए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि लिंग विभाजन क्या होता है। तो लिंग विभाजन समाज द्वारा पुरुषों और स्त्रियों को निर्धारित किए गए अलग अलग कार्य हैं कि समाज द्वारा कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो केवल महिलाओं के लिए और केवल पुरुषों के लिए अलग अलग बांट दिए गए हैं, तो वो होता है लिंग विभाजन। और स्त्रियों को गृह कार्य और परिवार से संबंधित कार्य जैसे बच्चों को पालन पोषण करना, खाना पीना बनाना, ठीक है। और पुरुषों को क्या, घर से बाहर जाकर आय कमाना, पैसे कमाना और सार्वजनिक कार्य को करना। तो लिंग विभाजन समाज द्वारा जो पुरुषों और महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए जो कार्य निर्धारित कर दिए गए हैं ना अलग अलग,
वही होता है लिंग विभाजन, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की क्या विशेषता है, ये हमें बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि सांप्रदायिक जो राजनीति है उसके विभिन्न रूपों का हमें वर्णन करना है। तो जो कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोग, राजनीति में एक धार्मिक समाज की प्रधानता का प्रयास, सांप्रदायिक दिशा में राजनीति की गतिशीलता, सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबा, तो ये सभी क्या है, सांप्रदायिक राजनीति के विभिन्न रूप हैं। और अब हमें बताना है कि जो राजनीतिक दल होता है उसके कार्य बताने हैं हमें। राजनीतिक दल क्यों बनाए जाते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं। तो जैसे चुनाव लड़ना, कानून बनाना, सरकार बनाना, उसको चलाना और विपक्ष की भूमिका निभाना, जनता है उसका निर्माण, जनमत निर्माण करना, तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, ये राजनीतिक दल के कार्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दल जो होते हैं उनमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो पहले हम देखते हैं प्रांतीय दल। प्रांतीय दल क्या होते हैं, जब किसी दल की किसी राज्य विधानसभा का चुनाव में जो टोटल मत होते हैं ना उसमें कम से कम जब 6% मिल जाता है और वह कम से कम 2 सीटों पर विजय हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रांतीय राजनीति। क्या कि जितने भी कुल मत होते हैं वहाँ के अगर 6% मिल जाता है या फिर कहीं वो वहाँ के कम से कम भी 2 सीटों पर विजयी हो जाता है तो उसको प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं, राइट। और जो हमारा नेक्स्ट होता है राष्ट्रीय दल, वो क्या होते हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जब किसी दल को लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मिल जाता है तो और 4 लोकसभा सीट जीत ले तो वो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। तो देखिए मेजर डिफरेंस ये है इन दोनों के बीच में कि जो प्रांतीय राजनीतिक दल होता है उसमें क्या होता है कि राज्य की विधानसभा जो होती है उसमें जो जितने भी टोटल सीट होती है उसका 6% अगर उसे मिल जाता है तो वो प्रांतीय राजनीतिक दल कहलाता है। परंतु जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है उसमें क्या होता है कि लोकसभा चुनाव में, जब लोकसभा चुनाव होता है तो किसी भी 4 राज्यों की विधानसभा का चुनाव में अगर वो कुल वैध मतों में से 6% मिल जाता है उनको या फिर 4 लोकसभा सीटें जीत ले तो उसे कहते हैं हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं तो अब हमें बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विभिन्न प्रकार की जो दलीय व्यवस्था है हमें वो बताना है कि कितने प्रकार की दलीय व्यवस्था होती है उनके बारे में बताना है। तो जैसा कि आपको पता होगा एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय व्यवस्था, बहुदलीय प्रणाली है ना, तो हमें ये बताने हैं। तो एक दलीय व्यवस्था क्या होता है कि जिस भी देश में एक दल को ही सरकार बनाने की अनुमति होती है, जैसे कि चीन, वहाँ पे केवल एक ही सरकार है, ठीक है, एक ही दल है, वही सरकार बना सकती है, तो वो क्या होता है, एक दलीय व्यवस्था होती है। और 2 दलीय व्यवस्था इसके नाम से पता चल रहा है जब किसी देश में केवल 2 ही दल होते हैं और उन्हीं को मान्यता प्राप्त होती है और वही सरकार बना सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन और अमेरिका में 2 दल हैं और वही सरकार बना सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं, 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा बहुदलीय प्रणाली। इसमें क्या होता है कि देश में 2 से अधिक दलों की व्यवस्था होती है। इसमें क्या होते हैं, 2 से अधिक बहुत अनगिनत जो दल होते हैं ना जिनको मान्यता प्राप्त हो, वो होता है बहुदलीय प्रणाली, जिसमें 1 से 2 या 2 से अधिक पार्टियों को, दलों को मान्यता मिली हुई होती है, जैसे कि भारत और फ्रांस। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है भारत हमारा बहुदलीय प्रणाली के लिए, राइट। आई होप कि आपको इन तीनों में डिफरेंस में आया होगा, एक दलीय व्यवस्था, 2 दलीय और बहुदलीय व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष जो चुनौतियां हैं वो बताना है हमें कि जो राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जो हमारे राजनीतिक दल है ना उनके अंदर लोकतंत्र नहीं है। और वंशवादी उत्तराधिकारी, क्या होता है कि एक ही इंसान के फैमिली से एक के बाद एक उत्तराधिकारी की तरह चुनाव में आते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है। और जो धन और बल होता है उसका प्रयोग किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, ठीक है। और सार्थक विकल्प का अभाव होता है वहाँ पे, और दल के सामान्य सदस्यों की उपेक्षा होती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वो है जो कि हमें वर्तमान राजनीतिक दल के समक्ष जो चुनौतियाँ उसकी व्याख्या करता है कि किस प्रकार वो वंशवादी चलता है, ठीक है, उनके ही वंश से लोग आते हैं
चुनाव में खड़े हो जाते हैं, उन्हीं को जीत करवाया जाता है, और किस प्रकार धन और बल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रांतीय दल जो है वो भारत में संघवाद को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता करता है। प्रांतीय दल जो होता है ना राज्य के स्तर पर, तो राष्ट्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए हैं। 1996 के बाद में लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरी राष्ट्रीय स्तर की गठबंधन सरकार का हिस्सा बनाने का अवसर मिला है, और इससे हमारे जो देश में संघवाद है ना और लोकतंत्र जो है वो मजबूत हुआ है, क्योंकि उनको गठबंधन करने का मौका मिला है, हिस्सा करने सरकार का हिस्सा बनने का अवसर मिला हुआ है। तो इससे क्या हुआ है कि भारत में संघवाद जो है वो और भी मजबूत होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों एवं जो नेताएं हैं उनको सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का हमें उल्लेख करना है। तो दल परिवर्तन पर नियंत्रण, जो दल बदल होता है ना, दल बदल परिवर्तन, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा दल बदल परिवर्तन जो होता है उसके विरोधी कानून बनाए गए। पहले क्या होता था ना कि एक ही पार्टी का इंसान अपने मनमर्जी के अकॉर्डिंग कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में चला जाता था। तो ये जो कानून था ना इसको कहते थे दल बदल प्रावधान। तो इसी के विरोध ना कानून बनाया गया कि कोई भी पार्टी दल बदल ऐसी आसानी से नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस पर नियंत्रण किया गया। और दल बदल करने पर जो है वो अपनी सीट खोनी पड़ेगी। अगर कोई दल बदल करता है, अपने दल को बदलता है, तो उसको क्या होगा, वो अपनी सीटें उसको खोनी पड़ेगी। और संपत्ति की घोषणा, ठीक है, आपराधिक मामले से संबंधित जो शपथ पत्र है उसका दायर करना, ठीक है, और उसको अनिवार्य तौर करना। वो पहले क्या होता था कि शपथ पत्र रहता था पर उसको अनिवार्य नहीं किया था, तो उसको अनिवार्य किया गया। आयकर का जो रिटर्न है उसको भरना जरूरी बनाया गया, ताकि जो राजनीतिक दल हैं और जो नेताएं हैं उनको सुधारने के लिए ये कुछ प्रावधान है, प्रयास है जो कि सरकार के द्वारा किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मराठी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में जो अंतर है हमें वो बताना है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हम पहले देखते हैं। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है इसका गठन सन 1925 में हुआ था, और इसका जनाधार केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। और 2004 के चुनाव में इसे 1.4% वोट मिले थे, और लोकसभा की 10 सीटें हासिल हुई थी। किसे? कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है, और अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र की गुणवत्ता जन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि जो लोकतंत्र की गुणवत्ता है वो जनता की सहभागिता पर ही निर्भर करती है? आपको इस कथन का समर्थन करते हुए अगर आप सहमत हैं तो उसको बताना है। तो आप लिखेंगे हाँ, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसका उद्देश्य क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, राइट। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसमें भाग लिए बिना राजनीतिक दलों में सुधार लाना बहुत कठिन है। अगर जनता, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है अगर उसमें भाग नहीं लेगी जनता, तो जो राजनीतिक दल है उसमें सुधार कैसे होएगा, राइट। और जो सामान्य जनता है उसकी भागीदारी जो है वो बहुत ही आवश्यक है। और असहभागिता से क्या होता है? सत्ता गलत और असक्षम लोगों के हाथ में चली जाती है। अगर जनता का सहभागिता नहीं होती है लोकतंत्र में, तो कोई ऐसा जो पावर व्यक्ति होएगा ना उसी के हाथ में सारी चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, और जो असक्षम होएगा उसके लिए वो केपेबल नहीं होगा, तब भी वो सारी चीज़ें उसके हाथ में चली जाएंगी, गलत हाथों में चली जाएंगी। ठीक है, और उपयुक्त जो उम्मीदवार है उसका भी चयन नहीं हो पाएगा, राइट। तो उपयुक्त उम्मीदवार का चयन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जो जनता की सहभागिता से ही पॉसिबल होती है लोकतंत्र की गुणवत्ता। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में लोकतंत्र को बहुदलीय प्रणाली ने कैसे मजबूत किया है, हमें ये बताना है। तो यह जो है स्थायित्व प्रदान करती है, स्थायित्व प्रदान करती है, ठीक है, और ये सबको चुनाव में भाग लेने का मौका देती है, और ये सरकार पर नियंत्रण भी रखती है, और ये जो है बेहतर निर्णय लेने में योगदान भी देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजनीतिक दलों द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही चुनौतियों का हमें बताना है, जो कि अभी हम पिछले क्वेश्चन में देख के भी आए हैं। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद, उत्तराधिकारी, धन एवं
बल का प्रयोग करते हैं, सार्थक विकल्प का अभाव है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि जो राजनीतिक दल है उनकी दशा तय करने में जो चुनाव आयोग है उसकी क्या भूमिका है। जो चुनाव आयोग होता है उसकी क्या भूमिका होती है राजनीतिक दल को बनाने में, उसकी दशा को तय करने में, हमें वो बताना है। तो जो राजनीतिक दल होते हैं ना उनका पंजीकरण करके चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है उनका पंजीकरण। और चुनाव आयोग क्या होता है, पंजीकरण दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। सबसे पहले तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण करती है, ठीक है, चुनाव आयोग, और फिर उनको एक उनके पंजीकरण के बाद चुनाव चिन्ह देती है। और जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा चुनाव की कुल मतों का कम से कम 6% मत मिल जाता है अथवा कम से कम 2 सीटें मिल जाती हैं तो उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल में रूप में मान्यता मिल जाती है, राइट। और जब किसी दल को लोकसभा के चुनाव में, ऊपर क्या था राज्य विधानसभा के चुनाव में, अब क्या कि लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों की विधानसभा के चुनावों में अगर कुल वैध मतों में से 6% मत मिल जाते हैं तो उसे क्या होता है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दे देते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, ये चुनाव आयोग करता है राजनीतिक दल के लिए, कि मान्यता देने के लिए, दशा सुधारने के लिए, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है, कि कमी क्यों है, हमें ये बताना है। तो क्या होता है कि कुछ नेताओं के हाथ में ज़्यादा ताकत हो जाता है, ठीक है। कई नेता ऐसे होते हैं कि उनके हाथ में कोई पावर ही नहीं होता, उनको हाँ में हाँ मिलानी होती है। कई नेता क्या होते हैं कि उनके पास ही सारी पावर चली जाती है और सामान्य जो कार्यकर्ता है उनकी गतिविधियों से अनजान रहता है। पार्टी के नाम पर जो फैसला है वो कुछ शीर्ष नेता ही करते हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं के प्रति निष्ठा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, राइट। और राजनीतिक दल एवं नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लेकर करना हमें, तो दल परिवर्तन पर नियंत्रण किया गया, दल बदल करने पर अपनी सीट खोनी पड़ेगी ऐसा प्रावधान बताया गया, संपत्ति की घोषणा करना, आपराधिक मामले से संबंधित शपथ पत्र ग्रहण करना, राइट। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको, कि जो आधुनिक लोकतंत्र है वह जो है वो राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता, हमें ये बताना है। जो आधुनिक लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बिना क्यों नहीं चल सकता, हमें ये बताना है। तो आधुनिक लोकतंत्र में क्या होता है ना कि राजनीतिक दलों के बिना नहीं चल सकता है, उसके निम्न कारण है। पहला तो ये कि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है। राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय में किए वायदे को पूरा करने का प्रयास करती है। तो जो राजनीतिक दल होती है ना वो क्या करती है कि जो चुनाव के बाद वो वायदे करते हैं उनको पूरा करने का प्रयास करता है। राजनीतिक दलों के अभाव में क्या होता है, देश हित में जो नीति निर्माण है वो तो होएगा नहीं। अगर कोई राजनीतिक दल नहीं होगा, वहाँ की पार्टी नहीं होगी, तो लोगों के लिए जो देश के जो हित होते हैं उसमें जो नीति निर्माण कराए जाएंगे वो कैसे होगा, वो बहुत ही मुश्किल हो पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि राजनीतिक दल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है किसी देश के हित में नीति निर्माण करने में। और दलों के ना होने से जो सभी प्रत्याशी हैं वो स्वतंत्र होंगे और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये सभी क्या है, ये सभी पॉइंट हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल किस प्रकार अपना महत्वपूर्ण है और क्यों आधुनिक लोकतंत्र बिना राजनीतिक दल के नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों ने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमें इस कथन के तर्क में पक्ष देना है, अपने पक्ष बताने हैं, इस कथन के पक्ष में तर्क देना है, ठीक है। तो पिछले कुछ दशकों में ना क्षेत्रीय या जो राज्य स्तरीय दल है उसकी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। इन्होंने भारतीय लोकतंत्र और संघवाद को निम्नलिखित तरीकों से मदद पहुंचाई है। पहला कि जो भारतीय संसद है उसमें राजनीतिक रूप से अधिक विविधता दिखाई देने लगी है। जो विभिन्न क्षेत्रों और समूहों में वास्तविक, और देखिए अगर जब मान लीजिए गठबंधन सरकार के दौर चल रहा है जैसे कि, तो अब तो कम हो गया है, अब तो विदाउट गठबंधन की सरकार बन रही है, पर फिर भी अगर देखिए गठबंधन सरकार का दौर रहा, ठीक है, और अगर कोई क्षेत्रीय पार्टी उनको समर्थन करने के लिए नहीं हुई तो उससे क्या होगा कि जो राष्ट्रीय सरकार है बनाना वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी पार्टी को कोई क्षेत्रीय पार्टी समर्थन ही नहीं देगी तो सरकार बनाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो हुआ ना क्षेत्रीय पार्टी का इम्पोर्टेंस। और देखिए
क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय दलों की मनमानी और केंद्रीय नियंत्रण की प्रवृत्ति के खिलाफ अवरोधकारी एवं जो संतुलनकारी जो भूमिका है उसको निभाई है, उसको अवरोध किया है, उनका संतुलन बनाया है, ठीक है। और जो उनकी जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो राष्ट्रीय दल अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, केंद्र को नियंत्रण करने लग जाते हैं, तो उसके खिलाफ उन्होंने, जो क्षेत्रीय दल होते हैं, उन्होंने अवरोध उठाया है, संतुलन बनाया है, ठीक है। और अब जो क्षेत्रीय हित है एवं जो मुद्दा है उसको राष्ट्रीय स्तर पर अधिक महत्व दिया जाने लगा है। किसकी वजह से? क्षेत्रीय हित, क्षेत्रीय दलों की वजह से, ठीक है, जो लोकतंत्र और संघवाद दोनों के लिए बहुत मजबूत है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं ना, वो भारतीय लोकतंत्र में बहुत इंपॉर्टेंस निभाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई पार्टी है, कोई बड़ी पार्टी, अगर वो मनमानी करने लग जाती है और उनका कोई विरोध करने वाला नहीं होता है, उनको सही गलत बताने वाला कोई नहीं होता, तो वो अपनी मनमानी करने लग जाएगी, जनता के हितों के खिलाफ जाके निर्णय लेने लग जाएगी, राइट। और अगर जो क्षेत्रीय दल होंगे, क्षेत्रीय दल नहीं होंगे, तो क्या होगा कि जो क्षेत्र की जो समस्या होती है वो राष्ट्र से ज़्यादा अच्छे से क्षेत्रीय दल समझती है, राइट। तो अगर क्षेत्रीय दल नहीं होगी तो जो क्षेत्र के हित की जो चीज़ें हैं वो राष्ट्रीय दलों तक कैसे पहुंच पाएंगी? राष्ट्रीय दल को कैसे पता चल जाएगा कि जो क्षेत्रीय दल है उस क्षेत्रीय जो है वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, राइट। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि जिसकी वजह से जो क्षेत्रीय हित, क्षेत्रीय जो दल होते हैं ना, वो भारत में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभाते हैं। तो आप एग्जाम में कुछ इस प्रकार अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक जागरूक नागरिक के रूप में एक राजनीतिक दल को मत देते समय उसके किन गुणों का आपको महत्व देना चाहिए? अगर एक कोई जागरूक नागरिक है तो उसको जब वो वोट डालता है तो उस समय राजनीतिक दल के जो कौन से ऐसे मत है जिसको और जो गुण है उसको अपने महत्व में देना चाहिए। तो एक नागरिक के रूप में मत देते समय आप कुछ इस प्रकार आंसर लिखेंगे कि देते समय मैं एक राजनीतिक दल में निम्नलिखित गुणों को पहचानूंगा। सबसे पहला कि उस दल में आंतरिक लोकतंत्र के तत्व है कि नहीं, उसमें अपने अंदर ही लोकतंत्र है कि नहीं, यानी फैसले लेते समय किसी एक ही नेता का वर्चस्व तो नहीं रहता। ऐसा तो नहीं कि उस पार्टी के अंदर एक ही नेता है और वही सारे निर्णय लेता है। उसके अंदर लोकतंत्र का वर्चस्व है नहीं, है कि नहीं, सभी नेताओं को बराबर का हक है कि नहीं, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो आप यही देखेंगे। और दूसरा कि उस दल को लोकतंत्र मूल्यों जैसे कि समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, इनके प्रति दृष्टिकोण क्या है उनका, वो किस प्रकार इन सभी चीज़ों को देखते हैं। और चुनाव के समय जो उम्मीदवार हैं उनके द्वारा किए गए जो वादे हैं वो कौन कौन से वो वादे करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको देखनी होंगी अगर आप चुनाव देने जाते हैं तो किसी राजनीतिक दल में एक जागरूक नागरिक के रूप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बारी पूछ लिया जाता है कि जो लोकतंत्र है वो नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाता है। तो आप इसको ना नंबर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 3 नंबर का, 5 नंबर का। तो आप उस नंबर के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन के आंसर को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो लोकतंत्र जो है समान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। जैसा कि हम सभी लोग को पता होगा कि जो लोकतंत्र होता है वहाँ पे सभी को समानता और स्वतंत्रता के अधिकार होता है और उसकी भावना को जन्म देता है लोकतंत्र। और जो लोकतंत्र है उसमें सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किए जाते हैं, राइट। चाहे वो किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी जाति का, कोई भी भाषा बोलता हो, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र में महिलाओं और जो पुरुष है उनको समान दर्जा दिया जाता है, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम, सभी को समान दर्जा दिया जाता है। और जो लोकतंत्र है उसमें जाति आधारित असमानताएं हैं एवं जो क्रूरताएं हैं उसका कोई नैतिक कानूनी अपराध नहीं है। क्रूरता का जो कोई नैतिक होता है, मान लीजिए जो लोकतंत्र है अगर उसमें जाति आधारित जो असमानता होता है और क्रूरता होती है तो वो एक नैतिक और कानूनी आधार नहीं है, मतलब वो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, वो असंवैधानिक है। अगर किसी के साथ जाति आधारित असमानताएं की जाती हैं, क्रूरता की जाती हैं और वो नैतिक तत्वों में नहीं आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बताते हैं कि जो लोकतंत्र है वो नागरिकों की गरिमा को बनाए रखता है। और अब हमें बताना है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको तानाशाही से बेहतर क्यों माना जाता है। जो तानाशाही व्यवस्था होती है उससे ज़्यादा बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्यों माना जाता है, हमें ये बताना है।
तो देखिए, जो लोकतंत्र होता है उसमें स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति के पक्ष में या किसी एक समाज के पार्टी के पक्ष में चुनाव किया जाता है। यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किया जाता है। और जो लोकतंत्र है उसमें नीति तथा निर्णयों पर खुली बहस होती है। जितने भी निर्णय वगैरह होते हैं उन पर खुली बहस होती हैं, चर्चाएं होती हैं। और लोकतंत्र में वैध सरकार होती है, ठीक है। और लोकतंत्र में क्या होता है कि नागरिकों की स्थिति जो होती है वो बेहतर होती है। परंतु जो तानाशाही का होता है वहाँ पे सभी चीज़ें ज़बरदस्ती, किसी एक जो जनता होती है वहाँ की उसकी स्थिति बहुत ही बदतर होती है तानाशाही में। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो बताते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो किस प्रकार तानाशाही से बेहतर है। तो इसी के साथ जो हमारा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो था ये कंप्लीट होता है, जो कि हमारे पोल साइंस का था क्लास 10th से। और अब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से पढ़कर देख कर जाइएगा। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।